नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने 50 साल के एक डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस रैकेट में शामिल लोगों के तार बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में एक महिला डॉक्टर समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि ये रैकेट बांग्लादेश से लेकर राजस्थान तक चल रहा था, जिसमें 50 वर्षीय महिला डॉक्टर की अहम भूमिका थी। इस रैकेट का मास्टरमाइंड एक बांग्लादेशी था। जी, इसमें 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 3 बांग्लादेशी नेशनल हैं और एक उनका ट्रांसलेटर जो इंडियन था और एक डॉक्टर और उसके 2 हॉस्पिटल स्टाफ, तो कुल 7 गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, जो डॉक्टर हैं वो 2 अस्पतालों में बताए जा रहे हैं, तो क्या रोल था अस्पताल का, कैसे पूरा ऑपरेट करते नहीं, वो सेम ही डॉक्टर 2 हॉस्पिटल में ऑपरेट करती थी, अलग नहीं है, एक ही डॉक्टर 2 हॉस्पिटल में ऑपरेट करती थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट में शामिल लोग हर ट्रांसप्लांट के लिए 25 से 30 लाख रुपए लेते थे। डोनर और रिसीवर दोनों ही बांग्लादेश से थे। रैकेट में शामिल लोग साल 2019 से मानव अंगों की तस्करी का रैकेट चला रहे थे। पुलिस का दावा है कि बांग्लादेश से संचालित किडनी रैकेट में शामिल लोगों ने अब तक करीब 16 मरीजों का ऑपरेशन किया है। पुलिस के मुताबिक इन डोनर्स को बांग्लादेश से इलाज या फिर जॉब दिलाने के नाम पर यहां लाया जाता था और फिर उनका किडनी निकाल लिया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से एक बड़े और अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। क्राइम ब्रांच ने बांग्लादेश से लेकर राजस्थान तक चलने वाले इस किडनी रैकेट का खुलासा किया है। काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी साल 16 जून को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को खुफिया विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि एक गैंग के लोग अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के काले धंधे में शामिल हैं और एक खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। टीम को बड़ी कामयाबी हाथ में लगी। पुलिस ने मौके से कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनके तार बांग्लादेश से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इन 7 आरोपियों में से 3 बांग्लादेश के रहने वाले हैं। एक डॉक्टर, 2 हॉस्पिटल स्टाफ, एक ट्रांसलेटर को भी इस पूरे मामले में अरेस्ट किया गया है। इस सिंडिकेट में एक 50 साल के नामी डॉक्टर का नाम भी शामिल है। तो दिल्ली क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली। शिकंजा लगातार कसा और ये जो गिरोह है, ये कहा जा रहा है साल 2019 से काफी सक्रिय है। और इस रैकेट के तार दिल्ली से लेकर बांग्लादेश तक जुड़े हुए हैं। अभी तक 15 से 20 किडनी ट्रांसप्लांट भी कर दिए गए हैं। 5 लाख में खरीदकर 25 लाख में ये बेच देते थे। एक सर्जरी पर इन्हें 2 से 3 लाख रुपए मिलते थे। और इसके अलावा डोनर की बात करें तो उसे सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए उसके हिस्से में आते थे। इस सिंडिकेट से जुड़े डॉक्टर समेत 7 लोग अब तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इन 7 आरोपियों में से 3 बांग्लादेश के रहने वाले हैं। एक डॉक्टर, 2 हॉस्पिटल स्टाफ, एक ट्रांसलेटर को भी इस पूरे मामले में अरेस्ट कर लिया गया है। तो दिल्ली में क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली। एक बहुत बड़े किडनी रैकेट का पर्दाफाश किया गया। इस पर और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर भंवर लाल बरकेसिया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। गुड इवनिंग मैम। ये बताइए कि इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या होती है, किस तरह से लोग काम करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो इंडियन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट है, उसके अनुसार कोई रिलेटिव ही जो होता है वो किडनी या कोई ऑर्गन कर सकता है। तो प्रॉब्लम यह है कि जो अनरिलेटेड डोनर हैं, जो कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक गरीब आदमी का, जैसे ऐसा होता है कि गरीब आदमी है, उसको पैसा देके अगर वो किडनी दे, तो ये हमारे रूल में अलाउड नहीं है। तो ऐसे में फिर कुछ लूप होल निकाले जाते हैं, जिसके अंदर कुछ इस तरह से पेपर बनाए जाते हैं कि जो अनरिलेटेड पर्सन है उसको रिलेटेड बता के और फिर डोनर बना के और फिर किडनी डोनेट करी जाती है। तो ये इस तरह का एक रैकेट था ये। लेकिन जो डॉक्टर्स के अभी से हमने जो खबर बताई है, उसमें जो डॉक्टर का पीए था, वो लोग इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं कि किस तरह से रिश्तेदारों का नाम लेकर फर्जी दस्तावेज बनाने हैं, किस तरह इस रैकेट को चलाना है। जी बिल्कुल, यही होता है कि किस तरह से एक जो नॉन रिलेटेड पर्सन है उसको रिलेटेड किस तरह से बनाया जाए।
तो ये सारा जितनी भी जो रैकेट चलते हैं, जो धांधली होती है, वो इसी चीज में करी जाती है कि एक नॉन रिलेटेड को हम रिलेटेड बना के और फिर वो आगे प्रोसीड करते हैं। सर, क्या लगता है ये मानव अंगों का कारोबार कितने बड़े पैमाने पर होता है, कितना बड़ा होता है? जी मैम, ये तो अब चूंकि लीगल चीजें हैं तो इसके बारे में कोई डेटा अवेलेबल होता नहीं है, तो कहना मुश्किल है कि कितना और किस तरह से होता है। हालांकि बहुत कॉमन नहीं है ये चीजें, अपने इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, पर कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगह कुछ गलत काम डेफिनेटली होते हैं। और WHO की बात करूं तो WHO के मुताबिक हर साल 10,000 से ज्यादा किडनी की तस्करी होती है और भारत में हर साल 2,000 लोग अपनी किडनी बेच देते हैं। और सर, ये आंकड़ा 2007 का है, तो जाहिर है कि इसमें और ज्यादा इजाफा हुआ होगा। जी बिल्कुल, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, क्योंकि जो जहां तक बात करें इसके कारण की कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे पहला कारण है गरीबी, जिसकी वजह से लोग अपनी किडनी देना चाहते हैं। और दूसरा कारण है कि जो डोनेशन होता है दो तरह का होता है, एक लाइव डोनर होता है, एक डिजीज डोनर होता है। तो जो मृत्यु के बाद में जो ऑर्गन डोनेशन है उसका परसेंटेज हमारे बहुत कम है। तो जब तक वो नहीं बढ़ेगा तब तक डिमांड सप्लाई का गैप वो बना रहता है, तो उसकी वजह से ये सब चीजें होती हैं। और दुनिया के ज्यादातर देशों में मानव अंगों को खरीदना और बेचना गैर कानूनी होता है। जी बिल्कुल। लेकिन भारत में इसको लेकर और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, गैर कानूनी भारत में भी है और ऐसी चीजें बहुत कॉमनली होती भी नहीं है, पर कुछ कुछ जगह कुछ लूप होल्स हैं जिनका फायदा उठा के और कुछ लोग इस तरह का काम करते हैं। तो डेफिनेटली रूल्स, जहां तक है रूल्स ट्रांसप्लांट फ्रेंडली बने हुए हैं, ताकि जो ट्रांसप्लांट अपनी इच्छा से करना चाहे उसको ज्यादा परेशानी ना हो। उसको देख के रखते हुए रूल्स बड़े रिलैक्स तरीके से बनाए गए, ताकि अगर कोई अपनी इच्छा से करना चाहे तो वो कर दे, पर उसका फिर नाजायज फायदा भी उठाए। बिल्कुल, जो सिंडिकेट चल रहा होता है, इससे जिन लोगों को वाकई में जरूरत होती है उनके साथ तो बहुत अन्याय हो जाता है इसको लेकर। जी बिल्कुल, जैसे कि फर्ज करिए जैसे किसी को अगर किडनी चाहिए और उसको नहीं मिल रही है, तो इन लोगों का काम होता है कि कहीं से अरेंज करा के दे दें। तो डेफिनेटली जो लिस्ट में जो हैं लोग जो जिनका पहले होना चाहिए था, जिनके पास डोनर हैं, जिनके जेन्युइन रिलेटेड डोनर हैं, तो डेफिनेटली वहां पे परेशानी। और अभी जो क्राइम ब्रांच की टीम को सफलता मिली है, जो रैकेट पकड़ा गया है, उसमें कुछ डॉक्टर्स का भी नाम शामिल था। डॉक्टर्स भी इसमें शामिल थे इस तरह की गैरकानूनी हरकतों में। जी देखिए, जैसा कि नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, हर जगह कुछ अच्छे लोग कुछ बुरे लोग, हर तरह के लोग होते हैं, तो डेफिनेटली कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है तो वो गलत है, और जो गलत है उनको सजा भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, लोगों का डॉक्टर्स पे इतना भरोसा होता है, वो भगवान की जगह उनको मानते हैं, और जब इस तरह की बातें सामने आती हैं, डॉक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं जो लोगों का भरोसा है वो भी थोड़ा कम होता जाता है। जी बिल्कुल, ऐसा होता ही है, क्योंकि लोग बाग जब भी अपने डॉक्टर के पास में जाते हैं तो एक ट्रस्ट के साथ में जाते हैं कि ये हमारी इस बीमारी से हमें थोड़ा आराम देंगे, हमारी लाइफ को थोड़ा अच्छा बनाएंगे। तो डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ भी होता है तो पेशे के साथ में थोड़ा तो एक दाग लगता ही है। बिल्कुल, इसमें और कानून को और सख्त बनाए जाने की जरूरत है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला भी जुड़ रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, और साथ ही राकेश सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, ये बताइए कि बहुत बड़ी सफलता मिली है क्राइम ब्रांच की टीम को, इतने बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। कहा जा रहा है इसके तार बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, और क्या खुलासे हुए हैं पूछताछ में? देखिए, सबसे पहले तो आपको यही कहना चाहूंगा, यही बताना चाहूंगा कि देखो देखो बच गया शोर, आ गए हैं किडनी चोर। और ये किडनी चोर ऐसे वैसे नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल के हैं। ये दिल्ली एनसीआर में, चाहे नोएडा हो, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, या फिर बांग्लादेश हो, यानी कि इंडिया से लगाकर बांग्लादेश, ये हर जगह ये किडनी नेक्सस पूरा फैला हुआ था। ये पूरा रैकेट संचालित हो रहा था, और दिल्ली पुलिस की ISC यानी कि इंटर स्टेट क्राइम ब्रांच को 1 महीने हाथ पैर मारने के बाद ये सफलता मिली है। और ये सफलता छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस इस बात को समझती थी। 1 महीने दिल्ली पुलिस ने पूरी मेहनत की, एक लंबी चौड़ी टीम बनाई क्राइम ब्रांच ने, उसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई। अब आप एक समझिए एक बात, ये जो जसोला में एक फ्लैट लेकर रखा गया था, एक होटल भी है, उस होटल में आरोपी रुकते थे, और वो कहीं ना कहीं उसके बाद इस पूरे नेक्सस को चलाया जाता था। अब आप एक बात समझिए, जो इसका मुख्य आरोपी है रसेल, वो इतना तेज है कि वो सबसे पहले वो पिछले, अब ये समझिए कि 7
साल 2019 से ये इस पूरे मामले में वो एक्टिव है, लगातार वो हो उसके कई अन्य साथी हैं, लगातार उनकी यही कोशिश रहती है कि वो सबसे पहले बांग्लादेश में ऐसे लोगों को निशाना बनाते थे, वो डायलिसिस सेंटर पर जाते थे, वहां जाकर लोगों की वो पड़ताल करते थे, उसके बाद वहां से रिसीवर और डोनर दोनों लेकर आते थे, फिर इंडिया आते थे और इंडिया के दो नामचीन अस्पतालों में, जिसमें एक दिल्ली के साउथ दिल्ली का बड़ा अस्पताल और एक ग्रेटर नोएडा का अस्पताल, दोनों अस्पतालों में उनको फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाता। और ये देखिए कि आप अभी तो 16-17 मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि ये कई सौ मामले हैं, कई सारे लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट कराया गया। अब आप एक बात समझिए कि इतना बड़ा ये नेक्सस चलता रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं। और ये देखिए पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले साल 2016 में भी हमने देखा था कि दिल्ली के नामचीन अस्पतालों में किस तरीके से किडनी रैकेट का जो नेक्सस है उसका भंडाफोड़ किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हमने जयपुर के भी मामले देखे, हमने मुंबई का एक नामचीन अस्पताल देखा और फिर हम देख रहे हैं कि आज कमोवेश स्थिति वही है। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि 2 लाख लोगों की किडनी की जरूरत होती है, मिल पाती 15-20 हजार को है। उसके बाद फिर क्या होता है कि 3-4 लाख रुपए देकर जो गरीब लोग होते हैं, जरूरतमंद लोग होते हैं, उनको शांत कर दिया जाता है और फिर इस पूरे नेक्सस में 25 से 30 लाख रुपए का फायदा उठाकर उसमें बड़े डॉक्टर, बड़े नामचीन लोग शामिल होते हैं और ये फिर पैकेट जो बंटता है, जो बंडल, जो नोटों का जो मामला होता है, वो सब कुछ शांत कर देता है। मोहित, ये बताइए इस रैकेट के जो लोग शिकार हुए, क्या उनमें से लोगों की पहचान हो पाई है? देखिए अभी जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो कि इंटरस्टेट उनकी क्राइम ब्रांच है, आईएससी क्राइम ब्रांच, वो अभी लगातार इसकी पड़ताल कर रही है। कई सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनकी सीडीआर निकाली जा रही है, उन्होंने किस किस तरीके से कैसे ये नेक्सस बनाया और ये नेक्सस कितने दिन से ऑपरेट है, इसके पीड़ित कौन है और इसके फायदेमंद कौन है, सारी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। और जब ये कड़ियां एक एक करके जोड़ेंगी, उसके बाद जब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो चैन बनेगी। और आप ये बात समझिए, दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि उसी चैन से इन लोगों को हथकड़ी बनाकर पहनाई जाए। और देखिए 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में 7 से 27 हो, 27 से 37 और फिर 70 लोगों की भी गिरफ्तारी इसमें हो। जी बिल्कुल, परतें दर परतें खुलती जाएंगी। हमारे साथ राकेश सिंह भी बने हुए हैं। राकेश, ये बताइए कि किस तरह से ये जो रैकेट होता है ये अपना संचालन करता है, इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या होती है? आरती, अगर मोडस ऑपरेंडी की बात करें तो ये चाहे भारत हो, चाहे भारत के पड़ोसी देश हों, चाहे बाहर के देश हों, उसमें बेसिकली ये गरीब लोगों को चुनते हैं और उनको पैसे का लालच, यहाँ तक कि नौकरी का भी लालच देते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ है। चूँकि जो रसेल गिरफ्तार हुआ है उसने साफ तौर पे ये बताया है कि कैसे कैसे वो ऑपरेट करता था। चूँकि इसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक महिला डॉक्टर है, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और इसके अलावा 2 नर्सेज हैं, एक ट्रांसलेटर है, इसके अलावा 2 अन्य लोग हैं। तो अब इनसे पूछताछ जारी है। चूँकि पिछले महीने ही इनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, अब फिलहाल जो 7 हैं वो जेल में हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ऐसी चीज़ें हर 1 साल के अंतर में होती रहती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसा कि मोहित बता भी रहे थे कि 2-4 साल पहले भी ऐसी घटना हो चुकी, 2022 में ऐसी घटना हो चुकी है, तो उसमें लगाम क्यों नहीं लगाया जाता है? आखिर ये गैर कानूनी नहीं है? सवाल ये उठता है। बावजूद इसके जो है इस पे प्रशासन जो है वो चुप्पी साधे रहता है। आखिर क्या कारण है? लेकिन जहाँ तक इस केस का आर्थिक सवाल है तो उसमें जो है, चूँकि डोनर और रिसीवर दोनों बांग्लादेश से हैं, लिहाजा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ये तलाशने की कोशिश कर रही है कि ये इंटरनेशनल रैकेट आखिर कितना लंबा है। ये पूछताछ का विषय है। पूछताछ हुई है, बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आई हैं। चूँकि जो 7 आरोपी हैं वो जेल में हैं, उनसे पूछताछ हो चुकी है। क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा था कि जून में ये मामला चला था, तो अब जो है दिल्ली पुलिस की सूत्रों की माने तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी इसमें जांच, चूँकि जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें कुछ सफ़ेद पोश लोग भी उनके गर्दन तक फंदा पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं। क्योंकि आज भी एक गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं कि जसोला से एक और गिरफ्तारी हुई है। तो अब ये आरती देखना होगा कि जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ती है और कितने लोग इसमें शामिल होते हैं। और जाहिर सी बात है, जिन नामचीन अस्पतालों का, एक नोएडा के नामचीन अस्पताल का और एक दिल्ली के, ठीक मेरे पीछे वो अस्पताल आपको दिख भी रहा होगा, तो जाहिर सी बात है जितने बड़े ये नामचीन अस्पताल हैं, लेकिन जो काम होते हैं वो जो है
वो काले काले धंधे होते हैं, गैर आखिरकार कानूनी जो होते हैं। डॉक्टर- बिल्कुल राकेश, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर काम काफी गैर कानूनी भी हो रहे हैं। ये बताइए इस पूरे रैकेट का आखिर पर्दाफाश हुआ कैसे? देखिए आरती, ये धीरे धीरे दिल्ली पुलिस तहकीकात कर रही थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि गिरफ्तारी जून महीने में ही हो गई थी और इनसे पूछताछ भी हो चुकी थी। अब चूंकि जैसे ही ये मामला मीडिया में आया, जो हमारे साथी हैं उन्होंने जानने की कोशिश की, अपने सूत्रों से इस खबर को पता किया और जैसे ही मीडिया में आया, आखिरकार दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पूरी जो तहकीकात की थी उस बारे में बताया। लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए, ऑफलाइन तो वो बता रहे हैं, बगैर कैमरे के बता रहे हैं कि 2 नामचीन अस्पताल हैं, लेकिन अधिकृत रूप से, आधिकारिक रूप से वो नहीं बता रहे हैं कि कौन कौन से अस्पताल हैं। लिहाजा जो है अभी ये ज़रूरी है कि ऐसे मामलों में, चूँकि एक इंटरनेशनल रैकेट है, भारत में इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और आरती बहुत पहले से मजबूत है। कोई ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी तमाशा खड़ा हो चुका है, लेकिन वही ढाक के 3 पात। निकला क्या? जांच दब गई, गिरफ्तारी हुई, उनकी जमानत हो गई, लेकिन इसमें पिसता कौन है? गरीब लोग पिसते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए। इसके अलावा उनको नौकरी का लालच दिया जाता है और यही जो बांग्लादेश से जो गरीब लोग आते थे यहाँ पे किडनी बेचने, और वहीं के लोग किडनी लेते भी थे, यानी कि रिसीवर और डोनर दोनों। तो सवाल ये उठता है कि जांच होती है, लेकिन आखिरकार अंत में निकलता क्या है? सवाल यही उठता है, क्या कितना बड़ा नेक्सस है कि दिल्ली पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसमें कौन कौन और लोग जुड़े हुए हैं। चूँकि इसमें नर्सेज भी हैं, ये भी दिल्ली पुलिस बता रही है कि इसमें नर्सेज भी हैं, ट्रांसलेटर है, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। तो ये सोचिए कि अगर एक डॉक्टर, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हालांकि इस मामले में महिला डॉक्टर है, वो जो है दिल्ली में भी काम करती थी एक बड़े अस्पताल में, नोएडा के एक बड़े अस्पताल में काम करती थी। तो सवाल ये उठता है कि जब इतनी बड़ी डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट काम कर रही है और गैर कानूनी काम हो रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अस्पताल को न पता हो? सवाल ये उठता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अंत में होता क्या है, जांच दब जाती है, जमानत पे आ जाते हैं धीरे धीरे, और आप देखते हैं कि अदालतों में कैसे कार्रवाई चलती रहती है। और ये जो गैर कानूनी तरीके से गरीब लोगों को फंसाया जाता है किडनी बेचने के लिए, आखिरकार उस पर सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? सवाल सबसे बड़ा यही है। तो अब ये देखना होगा कि जैसे जैसे दिल्ली पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है, क्या कुछ और लोग, चूँकि दिल्ली पुलिस का ये कहना है उनके सूत्र के मुताबिक कि और भी अस्पताल इसमें सामने आ सकते हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि और भी अस्पताल अगर सामने आ सकते हैं तो आखिरकार इसका अंजाम क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा? आपने देखा होगा आरती कि पिछले कई सालों से ऐसे धड़ल्ले से ये कारोबार चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिरकार शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता है? लोग बाहर के देशों से आते हैं, भारत में अपनी पैठ बनाते हैं, नेक्सस बनाते हैं, और यहाँ से बाकायदे मोटी रकम वसूली जाती है। डोनर को कितना मिलता है? जो ये केस है, इसमें सूत्रों के मुताबिक जो पुलिस कह रही है कि 25 लाख के करीब लिया जा रहा था, जिसमें केवल 4 लाख डोनर को दिया जा रहा था, बाकी जो है डॉक्टर और रैकेट के लोग। बिल्कुल सही कहा आपने राकेश, इस पूरे मामले में एक नेक्सस को देखना, उसका पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ डॉक्टर भंवरलाल बरकेसिया भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, जैसा कि आपने भी सुना, मेरे सहयोगी बता रहे थे किस तरह से मिली भगत होती है कहीं ना कहीं, तो इस गैंग का डॉक्टर और अस्पतालों के साथ भी जो नेक्सस है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए कि अब ये चीजें कि ये बहुत अच्छे से बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा अब देखा नहीं है मैंने अभी अपने हॉस्पिटल में, कभी ऐसी जगहों का सुना नहीं है। जो मेरे पास न्यूज है टीवी अखबार इन्हीं के माध्यम से मिली हुई है, पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग कहीं ना कहीं तार जुड़ा होता है, तभी सब ये सारी चीजें मिलके हो पाती है। बिना किसी के जाने, बिना किसी के पहचाने ऐसा हो नहीं सकता। डॉक्टर, ये बताइए, जो लोग हैं जिन्हें वाकई में इस ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बहुत ज़रूरत होती है, उनके साथ तो अन्याय होता है, तो इसको रोकने के लिए और क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, हमारे पास में ट्रांसप्लांट जिनको चाहिए, जिनको ऑर्गन चाहिए,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा डिमांड एंड सप्लाई का गैप। जितनी किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें तो लगभग 2 लाख के आसपास लोगों को ट्रांसप्लांट चाहिए हर साल, जो कुछ हजारों में हो पाते हैं। तो इस गैप की वजह से कालाबाजारी शुरू होती है। तो इसको फिल करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है ऑर्गन डोनेशन के लिए लोगों में जागरूकता लाना, खासतौर से जो डिसीज डोनर होते हैं, जो मौत के तुरंत बाद में अपना स्वैच्छिक ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, उसके लिए जागरूकता लाना। क्योंकि जब डिसीज डोनर का अमाउंट बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, जब लोग किडनी डोनेट करना शुरू करेंगे, तभी जाके ये गैप फिल हो पाएगा। और जब डिमांड और सप्लाई का गैप जब फिल हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली इस तरह की चीजें अपने आप बंद हो जाएंगी। और जो कानून है, आपको क्या लगता है कानून में किस तरह के बदलाव किए जाने चाहिए, क्या सख्ती अपनाई जानी चाहिए जिस तरह की हरकतें बार बार ना हो? जी देखिए, जो कानून है वो दो-धारी तलवार की तरह समझिएगा। अगर कानून बहुत मुश्किल होता है तो जो जेन्युइन लोग जिनको ट्रांसप्लांट की जरूरत है वो भी नहीं करा पाएंगे। तो कानून बहुत सख्त करने देने से ये चीजें सही नहीं हो जाती। जो कानून है वो ठीक है, बस उनका पालन सख्ती से किया जाए तो ही काफी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला भी बने हुए हैं। मोहित, ये बताइए कि जो लोग पकड़े गए हैं उनसे और क्या खुलासे हुए हैं, कौन है ये लोग, कहाँ के बताए जा रहे हैं, उसमें और कितने लोगों के शामिल होने की संभावना हो सकती है? देखिए आरती, आपको ये बताना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब जसोला में 16 तारीख को उनको एक इनपुट मिलता है कि वहां पर एक होटल के अंदर ये पूरा नेक्सस रुका हुआ था, उसके गिरोह के लोग रुके हुए थे, तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंचती है और छापेमारी करती है। तब पता चलता है कि मुख्य आरोपी रासेल, उसके 2 और सहयोगी और अस्पताल के कई सारे कर्मचारी, डॉक्टर्स का खुद जो पीए था और डॉक्टर के जो अस्पताल के कर्मचारी थे, ये सभी लोग मिलकर एक नेक्सस के थ्रू पूरा ये काम कर रहे थे। तो उसमें जो 3 मुख्य आरोपी हैं वो बांग्लादेश के हैं, वो इसमें जुड़े हुए हैं। अब आप एक बात समझिए प्रीति, यहां पर एक वाजिब चीज है, समझने वाली बात है, ये काम इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। जिस तरीके से अस्पताल प्रशासन पल्ला झाड़ रहा है, लगातार सफाइयां दे रहा है, तो प्रीति एक बात समझनी पड़ेगी, अगर किसी को किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो सबसे पहले इसके 3 चरण होते हैं। नंबर 1 चरण यह है कि इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, और दूसरा यह है कि कोई नियर एंड डियर ही दे सकता है, ब्लड रिलेशन हो तो वो भी दिखाया जाता है। तीसरा यह है कि इसमें एक कमेटी बनाई जाती है, कमेटी से पहले एक वकील लॉयर की टीम होती है, वो फाइल को भेजती है अप्रूवल के लिए। तो जब वहां से अप्रूवल हो जाता है उसके बाद कमेटी के पास ये जाता है और देन उसके बाद लास्ट स्टेज सर्जरी का आता है। तो ये चीजें ऐसे ही नहीं होती हैं। तो इसका मतलब अभी दिल्ली पुलिस को उसमें कई चीजें खंगालनी है कि आखिरकार ये जो ट्रांसप्लांट चल रहा था, जो काम चल रहा था, उसमें कमेटी में कौन कौन लोग थे। उस कमेटी में डॉक्टर्स भी होते हैं, प्रशासन भी होते हैं, दिल्ली सरकार के लोग भी होंगे, और अगर नोएडा का ये अस्पताल जो इसमें बताया जा रहा है तो यहाँ के अस्पताल के लोग भी होंगे, मतलब जो यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं। तो आखिरकार जब ये सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, इसमें कमेटी में कौन कौन लोग हैं, अप्रूवल किनसे लिया गया, वीडियो रिकॉर्डिंग कहां है, जब दिल्ली पुलिस अगर ये साक्ष्य जुटा लेती है तो यकीन मानिए इसमें कई सारे नकाब पोस्ट लोग उनके चेहरे से नकाब उतरेगा और सच्चाई सामने आएगी। ये चीजें इतनी आसानी से नहीं हो जाती। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, पैसे में बहुत ताकत है, पैसे में बहुत शक्ति होती है, और ये पैसा जब खेलता है तो आदमी फिर आप यकीन मानिए कि फिर सब कुछ भूल जाता है। और कुछ दिन, जैसा राकेश ने हमें बताया कि केस चलते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, उसके बाद फिर आरोपी बरी हो जाते हैं, और उसके बाद फिर ऐसे ही गिरफ्तारियां होती हैं और नए नेक्सस के बारे में पता चलता है। बिल्कुल सही कहा आपने मोहित, बिना डॉक्टर, अस्पतालों के नेक्सस के बिना इस तरह के काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि फर्जी दस्तावेज बनवाने होते हैं, अगर रिश्तेदार बताना है तो वीडियोग्राफी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे साथ राकेश भी जुड़े हुए हैं। राकेश, आप ये बताइए कि जो पूरे मामले में पीड़ित लोग हैं उनको किस तरह से न्याय और सहायता पहुँचाई जाएगी? देखिए, जैसे जैसे धीरे धीरे जांच बढ़ेगी, क्योंकि सूत्रों की अगर माने तो दिल्ली पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जिन लोगों ने किडनी दी है, यानी कि डोनर, और जिन्होंने रिसीव किया है वो भी संपर्क में है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे जांच बढ़ेगी, अब ये देखना होगा। देखिए, सवाल किडनी देने का नहीं है, सवाल ये है कि गैर कानूनी तरीके से किडनी देने का है। और एक बात स्पष्ट कर दूं आरती में, सरकारी अस्पतालों में इसकी संभावना न के बराबर होती है, नगण्य। लेकिन ये लोग प्राइवेट अस्पतालों को चुनते हैं। सभी डॉक्टर्स बुरे नहीं होते हैं, उसमें एकाध होते हैं, जैसा कि इस केस में हो रहा है, और वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं कि आखिरकार हमारे फंदे में कौन फंसता है, और ऐसा ही इस केस में हुआ है।
जो नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर महिला हैं, उन्होंने आखिरकार किन वजह से इन लोगों को शरण दी और यहाँ पे जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश से लाए गए डोनर रिसीवर और यहाँ पे इनका बाकायदे ऑपरेशन हुआ। तो चूंकि सरकारी अस्पताल में इसकी संभावना न के बराबर होती है, चूंकि कमेटी होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, राज्य सरकार भी होती है, लेकिन अगर प्राइवेट अस्पताल की बात करें तो देखिए, अगर कोई जाना माना डॉक्टर है तो जाहिर सी बात है उसके संबंध जो है अपने हॉस्पिटल में सभी से होंगे, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। और इस केस में यही हुआ है। जैसे जैसे दिल्ली पुलिस की जांच बढ़ेगी, इसमें हो सकता है कि कई सफ़ेद पोश और आएँ, कई डॉक्टर्स और आएँ, कई हॉस्पिटल्स और आएँ। तो अब ये देखने वाली बात है। आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे जैसे जांच और आगे बढ़ेगी और भी बहुत सारे खुलासे होंगे और भी कई बड़े लोगों के नाम इसमें सामने आ सकते हैं। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।